दोस्तों, गुंजन जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, गुंजन अपने पापा जितेंद्र के साथ एक फ्लैट में रह रही होती है। क्योंकि गुंजन की मम्मी गांव में रहती है, वो गांव में रह करके ही खेती बाड़ी संभाल रही होती है। अब ऐसे में गुंजन जो कि शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी और उसके पापा जितेंद्र प्राइवेट कंपनी के CEO रहते हैं। गुंजन और उसके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन गुंजन के पापा जितेंद्र जो कि गुंजन के साथ कुछ ऐसा करते हैं, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा आखिर जितेंद्र गुंजन के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। गुंजन तो उनकी अपनी ही बेटी थी, अपना खून, लेकिन इसके बावजूद जितेंद्र सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं और फिर वो गुंजन के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे गुंजन का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आप हैरत में पड़ गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। वाराणसी से सैफ अली, सुल्ताना बेगम, अनुज कुमार, नेहा सिंह, लखनऊ से जावेद जी, परवेज आलम, गुड्डू सिंह, सुमैया जी, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। और जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। गुंजन जिसकी उम्र 23 वर्ष रहती है। गुंजन पुणे में रह करके BSc कर रही होती है। गुंजन अपने पापा के साथ फ्लैट नंबर 124 में रह रही होती है। गुंजन की मम्मी गांव में रहती हैं, क्योंकि वो खेती बाड़ी देख रही होती है। ऐसे में जो जितेंद्र रहते हैं, गुंजन के पापा पुणे की एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, वहाँ के वो CEO रहते हैं। ऐसे में ना तो गुंजन को किसी चीज़ की कमी थी और ना ही उसकी मम्मी वसुंधरा को। सब कुछ परिवार में बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं कि कब क्या अनहोनी हो जाए, क्या बुरा हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। शायद ऐसा ही कुछ गुंजन के साथ होता है। रोज की तरह ही गुंजन सोफे पर सो रही होती है। तभी उसके कानों में अपने पापा के आने की आहट सुनाई देती है। अब जैसे ही गुंजन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पापा उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उसके पिता के साथ 3 और लोग हैं। गुंजन घबरा जाती है, खुद को संभालती है और अपने पापा से पूछती है कि पापा, क्या आपने अपने दोस्तों को दावत दी है? मुझे बताया नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया है, बनाया है। अब जैसे गुंजन के पापा ये सुनते हैं तो वो एक शब्द नहीं कहते, वो खामोश खड़े रहते हैं। और जो उनके साथ 3 और लोग रहते हैं, वो गुंजन के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। इससे पहले कि गुंजन कुछ समझ पाती, गुंजन के साथ गलत होने लगता है। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही सकते हैं कि गुंजन के साथ क्या हुआ होगा। वो अपने पापा को आवाज़ देती है, लेकिन उसके पापा गुंजन की एक नहीं सुनते। मानो ऐसा लग रहा था कि गुंजन के पापा अपने कानों में तेल डालकर पड़े हुए हैं और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और आंखों पर पट्टी बिंधी ना तो दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही कई घंटे तक गुंजन के साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन गुंजन के पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुंजन जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। एक बार को वो सोचती है कि अपनी माँ को बता दे, दूसरी बार सोचती है कि थाने जा कर के FIR लिखवा दे, लेकिन वो असमंजस में पड़ जाती है कि करे तो क्या करे, क्योंकि अगर माँ को बताएगी तो माँ को दुख होगा। और वैसे ही माँ गाँव में रह करके खेती बाड़ी संभाल रही। ऐसे में जब माँ ये सुनेगी तो उसे गाँव छोड़ करके शहर आना पड़ेगा और चीज़ें तितर बितर हो जाएंगी। इसलिए गुंजन अपनी मम्मी से कुछ नहीं बताती है। दूसरी ओर वो सोचती है कि क्यों ना थाने जा कर के FIR
लिखवा दी जाए। लेकिन गुंजन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने ही पापा के विरुद्ध FIR लिखवाए। अब ऐसे में गुंजन की इस भूल के कारण जो गुंजन के पापा रहते हैं जितेंद्र और उनके जो 3 साथी रहते हैं, वो अब हर रोज घर पर आने लगते हैं गुंजन के, और गुंजन के साथ यही प्रक्रिया चलती रहती है जब तक सुबह नहीं हो जाती है। गुंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपने पापा से पूछती है तो उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम्हें पुणे में रहना है और यहाँ पर रह करके अपनी पढ़ाई करनी है, पूरी कंप्लीट करनी है, तो फिर तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मेरे दोस्त चाह रहे हैं। अब गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता है। गुंजन भी अपने पापा की बात मान लेती है और फिर जो उसके पिता के तीनों दोस्त रहते हैं वो हर रात गुंजन के पास आते हैं और गुंजन के साथ ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसे 6 महीने का अरसा गुजर जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं आता है कि जब गुंजन के साथ ये सारी चीज़ें ना हुई हो। अब धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन गुंजन पेट से हो जाती है। जैसे ही वो अपने पापा को ये बात बताती है तो उसके पापा कहते हैं कि देखो गुंजन, इसमें से तुम्हारा होने वाला बेटा किसका है ये किसी को नहीं पता है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इसे गिरवा दो। अब जैसे गुंजन ये सुनती है तो अपने पापा से कहती कि पापा, मैं अपने इस बेटे को इस दुनिया में लाना चाहती, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, मुझे आपके किसी भी दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को खुद ही पाल लूँगी, और वैसे भी मैं BSc कर रही हूँ, मुझे प्राइवेट नौकरी मिलने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जैसे ही मेरा BSc कंप्लीट होगा, बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो मुझे जॉब पर रख लेंगी और फिर मैं अपना और अपने बेटे का भरण पोषण कर लूँगी। पिता जो बहुत समझाते हैं लेकिन गुंजन नहीं मानती है। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि गुंजन अपने बेटे को जन्म दे पाती, गुंजन की हत्या हो जाती है। जैसे ही ये बात गुंजन की माँ को पता चलती है, वसुंधरा देवी पूड़े के लिए निकल जाती है। रोते बिलखते जब वो फ्लैट नंबर 124 में पहुंचती तो गुंजन की अर्थी सजी थी, तैयार थी। उसे दुल्हन के रूप में सजाया गया था, श्रृंगार किया गया था, क्योंकि वो कुंवारी थी, बिना सुहागन बने वो इस दुनिया से चली गई। जैसे ही वसुंधरा अपनी बेटी गुंजन का अर्थी देखती है, उसका शव देखती है, तो रोने लगती है। एक माँ का जो दर्द होता है वहाँ मौजूद लोगों से सहन नहीं हो रहा होता है। वो अपने पति से पूछती है कि आखिर हमारी बिटिया के साथ ऐसा क्या हुआ, किसने हमारी बिटिया को जान से ही मार दिया, भला हमारी बिटिया ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब ऐसे में जो जितेंद्र रहते हैं वो खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। पुलिस आती है, वो जितेंद्र का वसुंधरा देवी का बयान लेती है, लेकिन जो जितेंद्र रहते हैं उनके बयान में विरोधाभास रहता है। पत्नी भी बार बार पुलिस वालों के सामने जितेंद्र पर उंगली उठा रही होती है कि मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था और तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि मेरी बेटी इस दुनिया से ही चली गई। पुलिस वालों को भी जितेंद्र पर कुछ शंका होती है। वो जितेंद्र को कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन जितेंद्र ये साफ कर देता है कि उसने अपनी बेटी गुंजन के साथ कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी बिन ब्याही कैसे माँ बन गई थी, तो जितेंद्र पुलिस वालों के सामने पूरी बात रख देता है। इसके बाद पुलिस वाले जितेंद्र के उन तीनों दोस्तों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम में से किसी ने भी गुंजन को जान से नहीं मारा है, बल्कि हमें तो उस पर दया भी आती थी, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर थे, क्योंकि गुंजन के पापा जितेंद्र ने हमसे 1.5 लाख रुपए लिए थे और ऐसे में वो हम तीनों का रुपया वापस नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने जितेंद्र से कहा कि अगर आप पैसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। इसलिए हम गुंजन के घर जाया करते थे और गुंजन से हम अपने पैसे निकाल रहे थे। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते तो कहते हैं कि तुम लोगों पर धिक्कार है, तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की इस दुनिया से चली गई। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि ना तो हत्या जितेंद्र ने की और ना ही उसके दोस्तों ने की, तो फिर किसने और क्यों की। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वाले 200 से 250 CCTV कैमरा खंगालते हैं, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाता है कि पुलिस वालों को पता लग सके कि आखिर गुंजन की हत्या किसने और किस लिए की। अब 150 से 200 CCTV खंगालने के बाद पुलिस वालों के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगता है। वो वसुंधरा देवी को गांव से
सीधे पुणे ले आते हैं, क्योंकि बिटिया की अंतिम संस्कार के बाद वसुंधरा देवी फ्लाइट पकड़ती हैं और सीधे वो अपने गांव पहुंच जाती हैं। पुलिस वाले भी उसी फ्लाइट से वसुंधरा देवी को पुणे ले आते हैं, यानी कि 2 घंटे में ही वसुंधरा देवी अपने गांव जाती हैं और गांव से दोबारा वो पुणे पहुंच जाती है। पुलिस वाले वसुंधरा देवी से पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो 2 बजे से 4 बजे के बीच ना तो कोई आता दिखा है और ना ही कोई जाता दिखा है। सिर्फ एक महिला है जिसका चेहरा भी अब साफ हो चुका है, वो तुम ही हो। तुम उस बीच घर के अंदर गई और उसके बाद ही गुंजन की हत्या हो गई। बताओ तुमने क्यों अपनी ही सगी बेटी को मारा। अब जैसे पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं तो वसुंधरा देवी के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है। वसुंधरा देवी पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ लेती और कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गुंजन मेरी सगी बेटी नहीं थी, मेरी सगी बेटी तो मेरे साथ गांव में रह रही है। ये जो लड़की थी गुंजन, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे पति की प्रेमिका थी। मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और फ्लैट में किसी को कोई शक ना हो, इसलिए हमारे पति ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को, अपनी प्रेमिका को अपनी बेटी बता दी ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो और वो कहीं भी बड़े आराम से फ्लैट लेकर के या रूम लेकर के रह सके। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है। वो जितेंद्र से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और तुमने अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपनी बेटी बता दी। जैसे जितेंद्र ये सुनते तो कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत परेशान हो गया था अपनी इस गांव वाली पत्नी से। मुझे अपनी इस पत्नी से तलाक चाहिए था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे तलाक नहीं दे रही थी और मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पर ही गुंजन मेरी क्लाइंट थी और ऐसे में मुझे कब गुंजन से प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए मैं और गुंजन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन जो समाज था कहीं वो हमारे प्यार के बीच रोड़ा ना बन जाए, इसलिए हमने सबको ये कह दिया कि गुंजन हमारी बेटी है, जबकि हमारी जो असली बेटी है वो गांव में अपनी माँ के साथ रहती है। अब पुलिस वालों को इतना तो साफ हो चुका था, लेकिन अब पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि हत्या किसने और क्यों की। अब वो बारी बारी से सभी से पूछताछ करते हैं। वसुंधरा देवी जो कि डर के मारे कांपने लगती है और वो पुलिस वालों से कहती है कि सर, मैं गुंजन को रास्ते से नहीं हटाना चाहती थी, लेकिन गुंजन की वजह से ही मेरे पति मुझसे बार बार तलाक मांग रहे थे और अगर मेरे पति मुझे तलाक दे देते तो गांव में मेरा और मेरे बेटियों का क्या होता, मेरे बेटों का क्या होता। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने मन बना लिया कि अगर गुंजन को ही रास्ते से हटा दे तो फिर मेरे पति मुझे तलाक नहीं देंगे, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो वसुंधरा देवी पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और वसुंधरा देवी को जेल भेज देते हैं। अब वसुंधरा देवी जेल में सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रही है। तो देखा ना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना जोखिम बन जाता है कि इसमें कई लोगों की जान तक चली जाती है। एक पत्नी के होते हुए भी लोग इधर उधर ताकते फिरते हैं और प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, जिसका अंजाम कुछ इसी तरीके से होना रहता है। बाकी आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर क्या विचार है, आप लोग अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।